sauropsids This call is now being एक recorded. new species को rise दिया Thecodont. The Thecodont give rise to today's alligator, crocodile, birds, and the extinct dinosaurs. While synapsids give rise to pelacosaurs and pelacosaurs give rise to modern day mammals. Okay. कल हमने ये देखा था कि कुछ एरास और इपोक्स हैं। एरास में ये कुछ नाम हैं, तो आज हम पहले सबसे पहले एरास ही देखेंगे, क्योंकि प्लांट का शुरू करने से पहले ये देखो यहाँ पे भी ये कॉमनली इपो एंड एरास हैं। तो हम लेट अस स्टार्ट। तो आज बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि अर्थ पे जब इवोल्यूशन हो रही थी तो अर्थ को अलग अलग एरास और इपोक्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले हम एरास की बात करेंगे। ओके, तो टोटल 4 एरास हैं। जो सबसे फर्स्ट एरा है उसका है नाम प्रोटेरोजोइक। ओके, वन सेकेंड। फर्स्ट जो एरा है वो प्रोटेरोजोइक है। सेकंड जो एरा है वो पेलियोजोइक है, पेलियोजोइक एरा। थर्ड जो एरा है मीजोजोइक एरा, एंड लास्ट वाला जो है वो सीनोजोइक एरा। तो 4 एरास हैं, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। आप बस इतना भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। इसके पहले भी है प्रोथियंस, हेडियंस, बट आपको जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स है उसके लिए इतने 4 बहुत हो जाएंगे। अब प्रोटेरोजोइक को ये लोग मोस्टली गिनते हैं नहीं। ये लोग जो डायग्राम शुरुआत होती है वो पेलियोजोइक से होती है। तो अगेन पेलियोजोइक जो है वो फर्दर 6 पीरियड्स में डिवाइड्स है। तो ये सब क्या है, एरास। एरास जो है वो किस में डिवाइडेड है, पीरियड्स में। ओके, तो पेलियोजोइक एरास में टोटल 6 पीरियड्स हैं। सबसे पहला जो है वो है कैम्ब्रियन। ओके, सेकंड जो है वो है ऑर्डोवेशियन। थर्ड जो है वो है साइलूरियन। नेक्स्ट जो है वो है डेवोनियन। एंड उसके बाद जो है कार्बोनिफेरस। एंड देन पर्मियन। ओके, तो ये 6 के 6 जो पीरियड्स है ये किसके हैं, पेलियोजोइक है। आपको पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक को ज्यादा याद रखना पड़ेगा। पेलियोजोइक सबसे पहले एरा है विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल और प्लांट इवोल्यूशन। उसके अंदर 6 पीरियड्स हैं, कैम्ब्रियन, ओर्डोवेशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। इसको आप लोग एक निमोनिक्स की तरह याद कर सकते हो, इस 6 के 6 को। कॉस डीसीपी, कॉस डीसीपी, ये आप कोड याद रख सकते हो। ठीक है, सी से कैम्ब्रियन, ओ से ऑर्डोवेशियन, एस से साइलोरियन, डी से डेवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस, पी से पर्मियन। कॉस डीसीपी। उसके बाद आ जाएगा मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा का जो कोडिंग होगी, जो मैंने कल बताया था, टीजेसी, कॉस डीसीपी टीजेसी।
ये आपको ऐसे याद रखना है कि आपकी जिंदगी बिकॉज ऑफ डीसीपी तेजस बची है। तो कॉस में बिकॉज को आप कॉस लिख सकते हो, कॉस डीसीपी तेजस को आप टीजेसी लिखो। तो कॉस डीसीपी तेजस जो है उसके वजह से आपकी लाइफ बची है, तो आपको ऐसा याद रखना है। बट यू नीड टू रिमेम्बर जो भी कोड्स आएंगे। नाउ टीजेसी मीजोजोइक एरा का है, उसमें जो है तीनों नाम बहुत इजी हैं, ट्रायसिक्स, जुरैसिक, ये सब आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग ने जुरैसिक वर्ल्ड मूवी देखी होगी। ओके, एंड लास्ट वाला जो है वो है क्रिटेशियस। कैसे याद करोगे? ट्रायसिक इजी है, वहां पे रेप्टाइल्स शुरू हुए थे, जुरैसिक में डोमिनेंट हुए डायनासोर, जुरैसिक एरा में डोमिनेंट था। नेक्स्ट वाला जो पीरियड आया क्रिटेशियस, उसमें वो क्रिटिकल हो गया, ऐसा याद रखो, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया। हमने लिखा था कल ह्यूमन इवोल्यूशन में डायनासोर खत्म हुए थे 65 मिलियन ईयर्स एगो। तो क्रिटेशियस एरा के अंदर वो लोग एक्सटिंक्ट हो गए थे। आपने ये डायग्राम में भी देखा होगा, ये देखो, ये रहा डायनासोर्स, क्रिटेशियस यहाँ से यहाँ 100 से 50 के बीच में, तो इसी में 65 आता है, यहाँ पे वो एक्सटेंट हो गए थे। ओके, तो कल जो हमने पढ़ा था वही है, कॉस डीसीपी टीजेसी, तो ये कोड आपको याद रहेगा। तो बहुत इजीली आप पेलियोजोइक और मीजोजोइक एरा पे जा सकते हो। ठीक है, तो एरास एरास डिवाइडेड हैं पीरियड्स में। सबसे पहले पेलियोजोइक, उसमें कॉस डीसीपी, फिर मीजोजोइक में टीजेसी, और सीनोजोइक का तो और भी ज्यादा इजी है, उसमें सीधे से दो नाम है, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ये दो इसके पीरियड्स हैं। अभी क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, टर्शरी एंड क्वाटरनरी ये पीरियड्स हैं। ये दोनों कॉमनली कौन सा एरा है? सीनोजोइक एरा। ये बचे हुए ये कौन से हैं? टीजेसी कौन सा है? मीजोजोइक, और नीचे वाले सारे पेलियोजोइक। अब प्लांट्स के लिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, चार एरास हैं, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पेलियोजोइक 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है, कॉस्ट डीसीपी उसका कोड है। मीजोजोइक 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, उसका कोड है टीजेसी। एंड सीनोजोइक जो कि मॉडर्न एरा है, वो टर्शरी और क्वाटरनरी में डिवाइडेड है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, यही सेम कॉन्सेप्ट हम प्लांट्स में लगाएंगे। देखो इसमें तो बाकायदा दिया भी है पेलियोजोइक एरा, यू कैन क्लियरली सी, ये देखो पेलियोजोइक एरा दिया है, ये मीजोजोइक एरा दिया है, एंड दिस वन इज सीनोजोइक एरा। अब पेलियोजोइक का इन्होंने प्लांट्स की शुरुआत जहां से हुई वहीं से दी है, और हमने हेडिंग देखी थी कॉस, COS। तो यहाँ पे देखो, पहले कैम्ब्रियन और ऑर्डोवेशियन नहीं दिया है, सीधा साइलोरियन से दिया है, क्योंकि प्लांट्स का यहाँ से काम है, जबकि एनिमल्स के अंदर कहाँ से दिया था? डी से दिया था सीधा, मतलब COS दो तीनों भी नहीं थे, तो प्लांट्स पहले आए थे, तो इसमें थोड़ा और पीछे का एरस आया है। तो देखो कॉस्ट डीसीपी टीजेसी, तो यहाँ पे साइलोरियन से शुरू हुआ है। अब इस डायग्राम पे कैसे टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं वो देखिए आप लोग। नाउ आप लोग प्लांट किंगडम में जस्ट पढ़े ही होंगे, सबसे पहले अलगी आया, जिसको आप लोग थैलोफाइटा भी बोलते हो, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स आया, फिर जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर अलगी फिर एंजियोस्पर्म्स आया। तो अलगी सबसे पहले आई। तो क्लोरोफाइट जो है, ये कुछ ऐसे एंसिस्टर्स थे जिसके पास क्लोरोफाइट पिगमेंट्स थे, या आप बोल सकते हो ये बेसिकली अलगी के एंसिस्टर्स थे। तो क्लोरोफाइट्स ने राइज दिया नेक्स्ट जनरेशन में ट्रैकियोफाइट्स को। ट्रैकियोफाइट्स इज अ टेरिडोफाइट, ओके, टेरिडोफाइट्स। बट उसके बीच में आपको ये लाइन दिख रही होगी, दिस वन, दिस येलो लाइन। तो ऐसा नहीं है कि पहले टेरिडोफाइट आ जाएगा, यहाँ पे देखो अलगी के बाद डायरेक्ट टेरिडोफाइट तो आ नहीं सकता है, बीच में ब्रायोफाइट आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, क्लोरोफाइट और ट्रैकियोफाइट के बीच में क्लोरोफाइट्स के कुछ स्पीशीज ने राइज दिया आगे चल के ब्रायोफाइट्स को। नाउ दिस पिक, यहाँ से ये जो पिक ऐसा है, ये इंडिकेट करता है यहाँ से शुरू हुए, और उसके बाद ये जितना कांस्टेंट है, ये देखो ये कांस्टेंट है, ये
अभी भी चल रहे हैं। और आप देखो ये लोग क्वाटरनरी एरा तक चल ही रहे हैं, मतलब आज तक ये लोग की स्पीशीज फाइंड हो रही है। ओके, तो क्लोरोफाइट्स के बाद आए ट्रैकियोफाइट्स, पर उसके बीच में कॉमनली कौन आया, ब्रायोफाइटा। आप देख सकते हो। तो पहले अलगी या क्लोरोफाइट्स, फिर ट्रैकियोफाइट्स, उसमें से निकले कौन, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स कार्बोनिफेरस में शुरू हुआ था, या और आप बोल सकते हो परमियन से, और अभी तक चल ही रहा है। ट्रैकियोफाइट्स आए नेक्स्ट आफ्टर क्लोरोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स दोनों के आने के बाद ट्रैकियोफाइट्स हैं। ट्रैकियोफाइट्स ने एक न्यू स्पीशीज को राइज दिया आगे चल के, जूस्टेरोफाइलम। जूस्टेरोफाइलम भी एक टाइप का टेरिडोफाइट्स है। जूस्टेरोफाइलम से देखो आप दो स्पीशीज निकल रही है, एक यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गई, न्यू जो स्पीशीज है वो आगे कंटिन्यू हुई, और उसने दो न्यू स्पीशीज को राइज दिया, आर्बोरेसेंट लाइकोपोड एंड हर्बेरियस लाइकोपोड, जो आज भी कंटिन्यू है। ओके, तो आपको नीड में कैसे क्वेश्चन आएगा, आफ्टर ट्रैकियोफाइट्स कौन सी स्पीशीज है, यहाँ पे एक्स मार्क रहेगा, यहाँ पे वाई मार्क रहेगा, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या करेक्ट ऑप्शन भरने के लिए आते हैं। तो इसमें आर्बोरेसेंट लाइकोपोड एंड इसमें हर्बेशियस लाइकोपोड। ओके, लाइकोपोड एक फॉर्म है टेरिडोफाइट्स के अंदर। नाउ आफ्टर ट्रैकियोफाइट्स जोस्टेरोफाइलम आया। जोस्टेरोफाइलम के दो स्पीशीज हैं, अर्बोरेसेंट एंड हर्बेशियस। उसके बाद आए हैं राइनिया। राइनिया को बोला जाता है क्वीन ऑफ टेरिडोफाइट्स, सबसे एंशियंट टेरिडोफाइट है, क्वीन ऑफ टेरिडोफाइट्स। ओके, तो राइनिया के जस्ट बाद आया साइलोफाइटन। यहाँ से नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है साइलोफाइटन से। ओके, पहले क्लोरोफाइट्स आया, फिर ब्रायोफाइट्स आया, फिर ट्रैकियोफाइट्स, फिर ट्रैकियोफाइट्स के बाद जोस्टेरोफाइलम आया, जोस्टेरोफाइलम के बाद राइनिया आई, राइनिया के बाद साइलोफाइटन आया। अब जो साइलोफाइटन है, इसने आप देख सकते हो बहुत सारे स्पीशीज को राइज दिया। एक हॉर्सटेल को राइज दिया, जिसको अपन स्पिनोसिड्स बोल सकते हैं, या हॉर्सटेल। नेक्स्ट वहां से फर्न्स आए, नेक्स्ट वहां से जिंकोस आए, जिम्नोस्पर्म्स हैं। आफ्टर टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स आए, नेक्स्ट कॉनिफर्स आया, नेक्स्ट नेटल्स आए। ओके, अब इसमें आपको क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना पार्ट डोमिनेंट है, ये इंडिकेट करता है यहाँ पे ये डोमिनेंट रहा होगा। जितना भी ये साइज है यहाँ पे डोमिनेंट है। और यहाँ पे देखो नैरो हो गया, ऑल्दो इसकी स्पीशीज आज मिलती है बट उतनी नहीं जितनी कार्बोनिफेरस और पर्मियन के टाइम पे मिल रही थी। उस टाइम वो डोमिनेंट था, तो जितना थिकनेस होगा वो डोमिनेंट दिखाता है कि किस पीरियड के अंदर वो डोमिनेंट था, किस एरा के अंदर डोमिनेंट था। ओके, तो आफ्टर हॉर्सटेल फर्न्स आए, फिर जिंकोस आए, उसके बाद कॉनिफर्स आए। कॉनिफर्स का डोमिनेंट एरा आप देख सकते हो मीजोजोइक है, या ट्रायोसिक या जुरासिक पीरियड है। उसके बाद साइलोफाइटन्स के बाद नेटल्स आए, एंड देन आफ्टर दैट एक न्यू स्पीशीज साइलोफाइटन ने राइज की, जिसका नाम है प्रोजिम्नोस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलोफाइटन ने प्रोजिम्नोस्पर्म्स को राइज दिया, जिन्होंने आगे चल के मॉडर्न जिम्नोस्पर्म साइकस और एंजियोस्पर्म के डायकॉट और मोनोकॉट को राइज दिया, या एंजियोस्पर्म को। देखो एंजियोस्पर्म कब आया, क्रिटेशियस में। आप देख सकते हो यहाँ से शुरू हो रहा है क्रिटेशियस में, और अभी करंटली इन सभी में सबसे डोमिनेंट या सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी है, एंजियोस्पर्म की। तो आज की डेट में करंटली क्वाटरनरी पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो प्लांट स्पीशीज है वो है क्वाटरनरी के अंदर एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट्स या डाइकॉट्स। ओके, तो नीट में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको साइकस दिया रहेगा, कॉनिफेर्स दिया रहेगा, जिंकोस दिया रहेगा, और फर्न्स दिया रहेगा। तो आपको ऑड मैन आउट बताना है, तो आपको साइकस ऑड मैन आउट बताना पड़ेगा, बिकॉज साइकस जो है वो प्रो जिम्नोस्पर्म्स के साथ आ रहा है, जो आगे चल के एंजियोस्पर्म को भी राइज दे रहा है। ओके, बट ये लोग क्या है, डायरेक्ट साइलोफाइटन से आए हैं। तो एक जिंकोस, कॉनिफर्स और फर्न्स, ये लोग डायरेक्ट साइलोफाइटन के एग्जांपल हैं, जबकि साइलोफाइटन ने पहले प्रो जिम्नोस्पर्म्स को राइज दिया, फिर प्रो जिम्नोस्पर्म्स ने सीड फर्न्स को राइज दिया, एंड उन्होंने साइकस और
एंजियोस्पर्म्स को राइस दिया। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन आता है, या तो पूछते हैं ये एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स लिखा रहेगा, आपको बताना पड़ेगा ये प्रोजिम्नोस्पर्म है। तो ऐसे आपको ये वाला डायग्राम देखना है। सिर्फ आपको सीरीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्लोरोफाइट है, फिर ब्रायोफाइट्स हैं, फिर ट्रैकियोफाइट्स हैं, फिर जोस्टेरोफाइलम आया, फिर राइनिया। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड ब्रायोफाइट्स, थर्ड ट्रैकियोफाइट्स, फोर्थ जोस्टेरोफाइलम, फिफ्थ राइनिया, सिक्स सैलोफाइटम। उसके बाद ये सब आए। फिर नेक्स्ट नंबर पे आप मान लो ये 10 11 12 13, ये 14, फिर ये साइकिल 15 और ये 16। ओके, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये ग्राफ है जो आपको प्लांट किंगडम में, प्लांट रिलेटेड एनिमल किंगडम में क्वेश्चंस आते हैं। कौन किस फेस में डोमिनेंट है, कौन किस फेस में, या फिर किस ऑर्डर के अंदर कौन आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ये है फिर ये है, क्योंकि ऑर्डर का क्वेश्चन आता है। अरेंज देम इन फॉलोइंग ऑर्डर। एनिमल्स की बात करें तो आप देख सकते हो कार्बोनिफेरस के डेवोनियन के आसपास अर्ली रेप्टाइल्स आए थे, फिर उन्होंने अलग स्पीशीज को राइज दिया। पर्मियन के टाइम थेकोडोन्ट्स आए थे, पेलाकोसोर्स आए थे कार्बोनिफेरस के टाइम, और आज के मैमल्स क्वाटरनरी फेस में डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इसमें देखो ज्यादा थिकनेस बढ़ाई नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स आज भी पाए जाते हैं, इसलिए उनको सेम लेवल पे दिखाया है। तो ये है प्लांट्स का और एनिमल्स का। एक बार आप ये भी अ, याद रखना, टोटल एरास, प्रोटेरो, पेलियो, मीजो एंड सीनो, और उसके बाद पीरियड्स, पेलोजोइक के 6, मीजोजोइक के 3, सीनोजोइक के 3। ओके, now we'll move further diagram, move to the further diagram। एनसीईआरटी का हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया था। इसमें 3 ग्राफ हैं जो हमें देखनी है। हमें एनसीईआरटी के बहुत सारे डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखने हैं। अब देखो, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, एक ऐसी फैसिनेटिंग पॉपुलेशन है जो हमेशा स्टेबल रहती है, वो इवोल्यूशन कर ही नहीं सकती। ऐसी स्पीशीज को हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बताया था। और होता क्या है, ऐसी प्रिंसिपल्स जो है, ऐसे जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर इवोल्यूशन कभी हो नहीं सकता, बिकॉज वहाँ पे जेनेटिक मेकअप हर जनरेशन सेम हो सकता है। ये केस सिर्फ उस पॉपुलेशन में एप्लीकेबल है जो आइसोलेट रहते हैं, जैसे कोई आइलैंड है जो आज तक कोई गया ना हो, या वहाँ कोई जाता जाता नहीं है, या आदिवासी पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन हमेशा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में रहती है। हमने देखे थे कुछ फैक्टर्स जो हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करते हैं, वो 5 फैक्टर: जीनेटिक, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। हमने लेक्चर थर्ड उस पे ही डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके ऊपर 3 ग्राफ नीट में आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स। कैसे नेचर ने अलग अलग ट्रेड सिलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे ग्राफ बनते हैं। सबसे पहला ग्राफ है स्टेबलाइजिंग, सेकंड है डायरेक्शनल एंड थर्ड है डिसरप्टिव। 3 टाइप के ग्राफ हैं: स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक नॉर्मल ग्राफ दिया है कि नॉर्मली क्या हो रहा है। देखो, फिनोटाइप्स कॉमन है, यहाँ सेंट्रल एक्सिस से पास हो रही हैं, और मीडियम साइज के पॉपुलेशन को फेवर किया गया है। ये नॉर्मल ग्राफ है। ये ग्राफ के हिसाब से नेचर ने किसको सिलेक्ट किया है उस हिसाब से ये ग्राफ चेंज होगा, और इसी के ऊपर अपने को क्वेश्चन आते हैं। ये नॉर्मल ग्राफ है। अब जो सबसे पहला ग्राफ है उसमें आप देखो, इसमें और उसमें क्या फर्क है। इसकी थिकनेस या विड्थ और इसकी विड्थ में फर्क है। ये थोड़ा सा पीक जो है छोटा हो गया, पीक जो है आगे की तरफ गया है, और जो विड्थ है वो कम हो गया है ओवरऑल। ये देखो, ये इतना चौड़ा है जबकि ये उससे कम चौड़ा है। और यहाँ पे इसकी ये वाली जो लेंथ है ये इसमें थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि पीक ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे देखो, पीक ऐसा थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई है, जिसकी वजह से नीचे का ये जो एरिया है ये कम हो गया, क्योंकि पीक इतनी बढ़ी है। तो यहाँ पे नेचर ने
स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन का मतलब होता है ये जो ग्राफ, इसके अंदर जैसे पॉपुलेशन था वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक अगली जनरेशन में आए, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। मतलब कोई एक, यहाँ इसको हम एक एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। एक पॉपुलेशन है ए और बी, उसके अंदर एक बंदा 5 फुट का है, एक 6 फुट, दोनों भी मिलते हैं, तो स्टेबलाइजिंग में दोनों भी पॉपुलेशन मिक्स मिल रहे हैं, तो आपके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट के अंदर आप देखो, यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू, ग्राफ थोड़ी सी शिफ्ट हुई है इस साइड, दिख सकता है आपको, एरो के थ्रू इंडिकेट किया गया है। इसका जो पीक है वो एक साइड शिफ्ट हुआ है और उसके बाद एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक पॉपुलेशन, मान लो या तो 5 फीट को सिलेक्ट कर लिया होगा, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें 5 फीट वाले हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं और 6 फुट वाले कम, जबकि इनिशियली नेचर, इन्होंने 2020 की पॉपुलेशन रह रही थी 5 फीट की और 6 फीट की, बट अब नेक्स्ट जनरेशन में 5 फीट वालों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 30 हो गई और उनकी 20 ही है। तो जिसमें एक फिक्स वैल्यू या एक कॉमन पॉइंट शिफ्ट सिलेक्ट हो जाए नेचर से और वही उसी की पॉपुलेशन बढ़ती जाए, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल पॉपुलेशन। और इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे ए है 5 फीट, बी है 5.5, तो इनका मीन 5.5 फुट वाले इंसान ज्यादा पैदा होंगे। तो ये एग्जांपल है डायरेक्शनल का, इसका एग्जांपल है डायरेक्शनल का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तीसरा है, इसके अंदर ऐसी पॉपुलेशन नेचर ने सिलेक्ट की है जिसमें 2 लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है। मतलब मान लो 5.5 डायरेक्शन में हमने क्या देखा, मीन सिलेक्ट हुआ, इसमें क्या होगा, या तो 5 फीट वाले ही मिल रहे हैं या तो 6 फीट वाले, बीच में 5.5 मिल ही नहीं रहा है, तो इसमें 2 पीक मिल रही है, एक 5.5 और दूसरा 6 फीट। जो बीच वाली पॉपुलेशन है ये देखो, यहाँ पे डंप है या फिर रिड्यूस है, मतलब या तो 5.5 रहेगी तो ये पीक बन गया 5.5 का, फिर मीन वाला तो वैल्यू सिलेक्ट नहीं हुआ है, मीन वैल्यू हुई है 5.5, तो उसकी पॉपुलेशन कम है 5 फीट और 6 फीट। तो स्टेबलाइजिंग के अंदर 2 पीक मिलते हैं और जो मीन वैल्यू होती है वो गिर जाती है, वो फॉल हो जाती है। देखो आप, मीन वैल्यू को नीचे गिरा दिया है और 2 अलग पीक मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं डिसरप्टिव पॉपुलेशन। ओके, डिसरप्टिव। यहाँ पे कॉमनली मिल रहे थे 5 फुट वाले, 6 फुट वाले और 5.5 वाले मिक्स नॉर्मली जो फर्स्ट जनरेशन में थे, तो यहाँ पे कोई पीक ही नहीं बन रही थी। यहाँ पे एक एक पॉपुलेशन को फेवर किया गया, जैसे 5 फीट 6 फीट के बीच में 5.5 वालों को ज्यादा प्रमोट किया गया, नेचर ने 5.5 फीट को ज्यादा सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे पीक एक सिलेक्ट हो गई थी, इसको डायरेक्शनल बोलते हैं। एंड 2 पीक्स वाला जो है उसके अंदर क्लियरली 2 पीक्स बनेंगे और मीन वैल्यू को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों डायग्राम में मीन वैल्यू यहाँ कहीं बनेगी और मीन वैल्यू को बिल्कुल भी नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया है। तो जिसमें 2 पीक बने, जैसे एग्जांपल है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे ए और बी दोनों को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो ये वाला एग्जांपल हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 5.5 फीट वाला। और दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है डायरेक्शनल का, वो कल हमने देखा, लास्ट लेक्चर में देखा था, नेचुरल सिलेक्शन में 4 o'clock प्लांट या लैमार्कियाना जो मॉथ्स थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले, वाइट मॉथ को सिलेक्ट किया गया था, बाद में ब्लैक, तो वो डायरेक्शनल का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम एक बार यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने एनसीईआरटी से आप लोगों के लिए निकाले हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कल ही बताया था, हुगो डी व्राइस ने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी कल, मतलब लास्ट सेकंड लेक्चर में, और हुगो डी व्राइस ने म्यूटेशन को कॉन्सेप्ट माना था और उन्होंने बोला था सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। हुगो डी व्राइस, ओके, इवनिंग प्रिमरोज पे उन्होंने काम किया था, जिसका 4 o'clock प्लांट नाम भी है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एडेप्टिव रेडिएशन, तो प्लेसेंटल का एडेप्टिव रेडिएशन होता है, मार्सुपियल का एडेप्टिव रेडिएशन होता है। प्लेसेंटा वो जो लोग प्लेसेंटल ऑर्गेनिजम्स होते हैं
मार्सुपियल्स वो जो पाउच में पैदा करते हैं, ये मोस्टली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में दिखता है, पर ऑस्ट्रेलिया में उसी टाइम पे, ये ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे प्लेसेंटल भी चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स भी चल रहा था। तो क्योंकि दोनों साथ में हुए हैं, तो दो अडेप्टिव रेडिएशन हमेशा कॉन्वर्ज कर जाता है, और कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमने देखा है वो एनालॉगी का एग्जांपल है। इफ यू रिमेम्बर, होमोलॉगी शोस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगी शोस कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, दिखते सेम भले ना हो, पर फंक्शन सेम हो, और फंक्शन सेम होने की वजह से ऐसा लगता है कि वो लोग एक ही स्पीशीज हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बैट, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, ऐसा लगेगा वो तीनों एक ही स्पीशीज में, तीनों उड़ रहे हैं, बट तीनों के बॉडी स्ट्रक्चर में फर्क था। तो वो एनालॉगी है। तो वैसे ही प्लेसेंटल मैमल्स के एंसिस्टर अलग थे, इनके पूर्वज अलग थे, इनके पूर्वज अलग थे, बट दोनों एक ही जगह रहने के कारण, एक ही फूड शेयर करने के कारण उसमें कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, और दोनों सेम दिखने लग गए थोड़ा बहुत। जैसे मोल और मार्सुपियल मोल, ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। एंटीटर और नम्बैट, ये अनदर एक दूसरे के कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ये आपको नीट में याद रखना पड़ेगा। नीट में सीधा पूछते हैं मार्सुपियल माउस किसके साथ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है, नॉर्मल माउस के साथ। लेमर किसके साथ दिखाता है, स्पॉटेड कस्कस के साथ। किसके साथ, स्पॉटेड कस्कस। फ्लाइंग स्क्विरल किसके साथ दिखाता है, फ्लाइंग फैलेंजर। बॉब कैट किसके साथ दिखाता है, तस्मानिया टाइगर कैट। वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ के साथ। देखो इनके वंशज अलग अलग हैं, पर एक ही जगह रहने की वजह से ये लोग सिमिलर दिखने लग गए हैं। ओके, दिस लीड्स टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे लिखा भी है, पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के थे। नीट में सीधा क्वेश्चन आता है, बॉब कैट का डायरेक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन है, तो तस्मानिया टाइगर कैट, बॉब कैट का टाइगर कैट, वुल्फ का तस्मानियन वुल्फ। देखो इसमें बॉबकैट में भी स्पॉट्स हैं, यहाँ पे भी हैं, ऐसा नहीं ये चूहे जैसी प्रजाति है। फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फैलेंजर, दोनों फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉन्वर्ज किए। लेमर, स्पॉटेड कस्कस। ओके, लेमर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फ्लाइंग स्क्विरल फैलेंजर का पूछा जाता है, बॉबकैट का पूछा जाता है, और नम्बैट। ठीक है, यहाँ पे कुछ और दिए हैं, देखो मार्सुपियल पॉपुलेशन अलग अलग जगह रेडिएट किए। मार्सुपियल रैट, बैंडिकूट, ओके, मार्सुपियल मोल, बैंडिकूट को ही मार्सुपियल माउस बोलते हैं, ये याद रखना, बैंडिकूट। और वो किसके साथ बनाता है, माउस के साथ। ओके, फिर डार्विन फिंचेस का दिया एग्जांपल। देखो नॉर्मल फिश जो सीड ईटिंग थी वैसी थी, फिर कुछ माउंटेन पे गई तो इसकी बीक की डिस्टेंस कम हो गई और पॉइंटेड हो गई, इसकी और छोटी हो गई क्योंकि ये कोई और न्यू लोकेशन पे गई, इसकी शार्प हो गई क्योंकि ये ऐसी जगह गई जहाँ पे इसको माउंटेन्स पे ट्रीज को पीक करना था। तो हैं तो ये एक ही जीन्स के, बट इन्होंने अपने बीक्स को मॉडिफाई किया है। दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन, एक न्यू जगह पे जाके अडेप्ट करना। देखो द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू हुआ जो नॉर्मल बीक थी, और न्यू न्यू जगह जाना, दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ पे देखो मार्सुपियल और इन मार्सुपियल्स का मतलब पाउच एनिमल का कोई एक एंसिस्टर रहा होगा, उसी से वुल्फ निकला, उसी से टाइगर कैट, उसी से बैंडेड एंटीटर कंगारू, उसी से बैंडिकूट, उसी से कोआला, उसी से मार्सुपियल मोल, उसी से शुगर ग्लाइडर। शुगर ग्लाइडर इज अनदर नेम ऑफ फ्लाइंग फैलेंजर। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लाइंग फैलेंजर। हो गया। तो ये सब लोग ने एक कॉमन स्पीशीज से राइज किया, और फिर न्यू न्यू स्पीशीज में बनते चले गए। तो अगेन मार्सुपियल रेडिएशन बोल सकते हो, या मार्सुपियल्स का जो इवोल्यूशन है, दे आर ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। वैसे ही प्लेसेंटल मैमल्स भी एक कॉमन स्पीशीज थे, उसके एंसिस्टर से इतने सारे स्पीशीज में गया। तो जब एक ही जगह पे कभी भी दो एडेप्टिव रेडिएशन होते हैं तो दोनों कॉन्वर्ज कर जाते हैं, जैसे ये दोनों कॉन्वर्ज कर गए और सिमिलर दिखने लग गए हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। ओके, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये टू की कॉन्सेप्ट्स हैं डार्विन के थ्योरी के, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ये इंडस्ट्रियल नेचुरल सिलेक्शन का, ये देखो इसमें पहले व्हाइट मॉथ को सिलेक्ट किया गया, बाद में ब्लैक मॉथ को। ये डायरेक्शनल जो हमने हमने अभी ग्राफ देखे उसमें सेकंड नंबर का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मुझे आप लोगों को एक बार डायनासोर्स का भी बताना है कहाँ पे है। इसमें तो नहीं दिख रहा है। ये देखो होमोलोगी, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स दोनों भी क्या है, किसके, ये दोनों अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। एक थॉर्न जो है काटा, वो प्रोटेक्शन के लिए काम आ रहा है, टेंड्रिल सपोर्ट के लिए काम आ रहा है। पर दोनों कहाँ से निकले हैं कॉमनली, ये लोग एडेप्टिव बर्ड्स या एडवेंटिशियस बर्ड के एग्जाम्पल हैं। तो जिसमें स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। इसमें देखो मैन, चीता, वेल और बैट, इसमें हमारे अंदर यूमरस 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 यूमरस, रेडियस अल्ना 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 रेडियस अल्ना, ऐसा जो है रेडियस है, ऐसा जो है अल्ना है, सब में कॉमन दिख रहा है। ये देखो फिर कार्पल, कार्पल 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्पल, कार्पल इसको बोलते हैं पाम बोन, मेटाकार्पल 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 मेटाकार्पल, ये फैलेंजेस, ये फैलेंजेस, ये फैलेंजेस, ये फैलेंजेस। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें स्ट्रक्चर सेम हो बट डिफरेंट क्या है, फंक्शन। स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शंस डिफरेंट हो, इसको बोलते हैं होमोलॉगी। होमोलॉगी हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करती है। जिसमें स्ट्रक्चर सेम ना हो और फंक्शन सेम हो, जैसे बर्ड, बैट और बटरफ्लाई सब उड़ रहे हैं, बट उनका जो विंग्स है वो सब में अलग अलग है। किसी में फिलामेंटस है, किसी में ऐसा है जैसे बैट का दिखाया है रेडियस अल्ना का, और किसी किसी में बोन्स कम है, तो वो एनालॉगी का एग्जांपल दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे। यस, ये वाला बताना था। इसमें आपको क्या याद रखना है कि डायनासोर्स का इवोल्यूशन, डायनासोर्स के करंटली जो मॉडर्न उसके एंसिस्टर्स से बनी हुई स्पीशीज जो आज जिंदा है वो है क्रोकोडाइल। फिर स्टेरोग्रोसस करके डायनासोर्स की स्पीशीज आई थी, फिर ब्रैकियोसॉर्स आए थे और ट्रायरानोसॉर्स आए थे। याद क्या रखना है, सबसे बिगेस्ट डायनासोर कौन सा है सीधा पूछा जाता है, तो वो ट्रायरानोसॉर्स एक्स हैं, वो 20 फीट के टॉल हैं। इन सब में सबसे बिगेस्ट कौन है, ट्रायरानोसॉर्स रेक्स। एनसीईआरटी ने शायद इसके बारे में दिया भी है, डोंट वरी। ठीक है, सबसे बिगेस्ट 20 फीट के हैं ये। फिर ट्रायराइनोसोर्स को सीधा क्वेश्चन आता है, आगे दो थॉर्न जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दो थॉर्न ऊपर और एक थॉर्न यहाँ नेक के पास है, आप देख सकते हो। वेट, आई विल शो यू। देखो, एक, दो और ये तीसरा, तीन हॉर्न है इसलिए ट्राई सेरेप्टोप्स। ट्राई मतलब तीन, सेरेप्टोप्स मतलब ऐसा हॉर्न्स की तरफ, थ्री हॉर्न्स वाले डायनासोर्स, उसको बोलते हैं ट्राइसेरेप्टोप्स। ट्रायराइनोसोर्स जो है, इनके आगे के जो पैर हैं वो काफी छोटे हो गए हैं बर्ड जैसा, क्योंकि इसी से पता चलता है कि रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आए थे, क्योंकि ये धीरे धीरे बर्ड्स में विंग्स में बदल गए थे। और ये काफी हाइट में थे, तो ये 20 फीट तक लंबे थे। सबसे बिगेस्ट डायनासोर है ट्रायरानोसोरस रेक्स। फिर टेराडोन आया जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करता है बर्ड और रेप्टाइल्स की। फिर क्रोकोडाइल जो आज जिंदा है। आर्कियोप्टेरिक्स जो एक्सटिंक्ट हो गया, इसमें ये उड़ने वाली प्रॉपर्टीज भी थी और रेप्टाइल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। ब्रैकियोसोर्स, इसकी नेक बहुत बड़ी थी और टेल बहुत बड़ी थी। ब्रैकियोसोर्स। स्टेरोग्रोसस के अंदर ऊपर बहुत सारे थॉर्न जैसे विंग्स जैसे स्ट्रक्चर हैं, बट वो विंग्स नहीं है, उसको स्टेरोग्रोसस बोलते हैं। ओके, बस आपको ये नेमिंग याद होनी चाहिए। यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। या पूछेंगे मॉडर्न डे में कौन जिंदा है, तो क्रोकोडाइल। ओके,
तो इसमें क्रोकोडाइल के इवोल्यूशन का कुछ दिया है नहीं। लेट मी चेक वाइन्स। ओके, लेट अस डिस्कस की कोई और पार्ट रह नहीं गया हो इवोल्यूशन से। ये यूरी मिलर ने, हेल्डन ने जो थ्योरी दी थी अर्थ पे कैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स है, वो उसका एक्सपेरिमेंट है। आपको याद क्या रखना पड़ेगा, इसमें टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। 2 से 3 हफ्तों के लिए एक्सपेरिमेंट चला था। गैसेस कौन सी थी, मीथेन, वही WH ही हुआ है, मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। ठीक है, WH वे प्रोटीन, वे था वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड यहाँ पे H स्टैंड करता है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, इन सब गैसेस को लेके स्पार्क किया था और यहाँ पे अमीनो एसिड्स मिले थे। जो अमीनो एसिड्स थे वो थे आग, AAG, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन एंड एलिनिन। ठीक है, एलिनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स मिले थे। तीनों ने बोला जैसे अमीनो एसिड्स मिले, अमीनो एसिड्स धीरे धीरे क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से DNA, RNA, ऐसे फर्स्ट लाइफ आई होगी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स को बताया था। और फिर बाकी के एग्जांपल्स ये देखो, 800 डिग्री सेल्सियस कौन कौन सी गैसेस ली थी। इसमें रेशो भी पूछते हैं गैसेस का, तो मीथेन इज टू अमोनिया इज टू वाटर। सुसु अमोनिया टू रेशो में लिया था, ये भी पूछ लेते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर की तरफ स्टार्टिंग करेंगे। हेल्थ एंड डिसीज आप लोग एक बार NCERT रीड कर लेना, कुछ भी डाउट हो